नमस्कार साथियों। आगामी 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ बातें अभी जानते हैं। एक देखिए, रिपोर्ट और इंडेक्स वाला एक सेक्शन है। इससे 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इसी बार आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया था कि ग्लोबल इनोवेशन, अभी जो एईडीओ की परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। तो आप कहते हैं कि भारत का रैंक जो है वो 38वां है। ठीक है, कौन सी संस्था जारी करती है? तो आप कहते हैं कि एक संस्था है, इसका नाम है वीपो, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एक चीज होता है जिसको आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? तो जैसे आप कोई बुक लिखे, उस बुक पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। एक चीज होता है उसको कहते हैं पेटेंट, एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, आईसी जिसको कहते हैं। तो इन चीजों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मानव बुद्धिमत्ता से उत्पन्न की गई है। जैसे कोई म्यूजिक किसी ने क्रिएट किया तो क्रिएटर का उस पर जो अधिकार होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेडिसिन के केस में एक चीज होता है उसको कहते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? जैसे कोई इनोवेशन किया गया, कोई नया फार्मूला ढूंढा गया, तो उसके लिए उसको 20 वर्ष का पेटेंट मिल जाता है। आप जानते होइएगा इसमें बहुत सारे टर्म उपयोग किए जाते हैं। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्लिफ होता है। मेडिसिन कहते हैं ना, एक जेनरिक मेडिसिन होता है। ऐसा मेडिसिन जिसके पेटेंट की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद अगर वो मेडिसिन बाजार में आता, पेटेंट अवधि जो 20 वर्ष की होती है उसके बाद के बाजार में उपलब्ध हो जाता। बहुत सारी दवा कंपनियां उसको बना सकती है। पेटेंट में जो क्रिएटर होता है, जिस कंपनी ने उसका निर्माण किया, उसका स्वामित्व होता है, उसका अधिकार होता है। लेकिन जब पेटेंट की अवधि खत्म हो जाती है तो वो अन्य कंपनियां भी उस दवा का निर्माण कर सकती है, और जब अन्य कंपनियां निर्माण करेंगी तो उसके जो मूल्य होंगे वो स्वतः सस्ते हो जाएंगे। तो इस दवा को आप कहते हैं जेनरिक दवा। तो उसमें बहुत सारा टर्म होता है। एक होता है पेटेंट होता है, एक बायोसिमिलर होता है, बहुत सारे तरह के पेटेंट क्लिफ कहते हैं। अगर उसी पेटेंट को मान लीजिए 20 साल के लिए हमें पेटेंट की अवधि मिली है और फिर हम उसमें कुछ परिवर्तन करके फिर उस पेटेंट को की अवधि को बढ़वा लें, तो उसको एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहते हैं। अब जानिएगा, एक होता प्रोडक्ट पेटेंट, एक होता प्रोसेस पेटेंट। खैर इन चीजों से यहाँ तो बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी अगर इस तरह का आपसे प्रश्न पूछ दे तो मेडिसिन में क्या होता है? पेटेंट। आप जो म्यूजिक या कुछ क्रिएट करते, म्यूजिक क्रिएट करते या पुस्तक लिखते, उन सब के लिए कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट का अधिकार होता है। वो क्या होता है? 50 वर्षों के लिए कॉपीराइट होता है। एक होता है आपका ट्रेडमार्क होता है, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कहते हैं। तो इसी से संबंधित एक इंडेक्स था जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। भारत का रैंक 38वां है। जो संस्था जारी की है उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वीपो कहते हैं। इसमें भारत का रैंक हो गया 38वां। ठीक है, ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है जिसको सिपरी का रिपोर्ट कहते हैं। सिपरी का रिपोर्ट, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार से कहा गया कि अभी जो सबसे अधिक हथियारों का आयात किया जा रहा है वो यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। सबसे अधिक हथियारों का आयात कौन करता है? यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन वार के लिए के कारण सबसे अधिक हथियारों का आयात यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर दूसरा सर्वाधिक हथियार आयातक, दूसरा सर्वाधिक हथियार आयातक की अगर हम बात करें तो वो भारत। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक हथियार आयातक कौन है? भारत। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आता है कि भारत सबसे अधिक हथियार किस देश से आयात करता है?
तो सर्वाधिक हथियार का आयात हम करते हैं जिस देश से, वो है रसिया। रूस से हम लोग सर्वाधिक हथियार का आयात करते हैं। अब इस रिपोर्ट का अगला अंक है कि सर्वाधिक निर्माण कौन करता है। सर्वाधिक हथियार का निर्माण कौन करता, तो यूएसए करता है। सर्वाधिक हथियार का निर्माण कौन करता, यूएसए करता। ठीक है। अब अगर हम परमाणु हथियार की बात करें, परमाणु हथियार की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक परमाणु हथियार है आपका रूस के पास। ठीक है। इसके बाद किसके पास है, सबसे अधिक रूस, और उसके बाद यूएसए के पास। न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो वो सबसे अधिक किसके पास है, रसिया के पास है, और उसके बाद किसके पास है, तो यूएसए यानी अमेरिका के पास। अगर हम भारत की बात करें, भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ठीक है। भारत के पास अगर कहा जाए कि परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, तो 180। और हमारा जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास जो है वो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक चीज जानिए, यह होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक बार बीपीएससी में पूछा था कि HDI कौन सी संस्था जारी करती है, तो HDI जो संस्था जारी करती है वो है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जो जारी किया जाता है वो HDI एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हिस्सा होता है। ये 3 चीजों के आधार पर तैयार किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यह है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रहता है, जीवन प्रत्याशा। दूसरा होता है स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष। ठीक है, कितने समय तक स्कूल में एक सामान्य छात्र व्यतीत करता है, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष। ठीक है। इसके बाद अगला चीज जो होता है वो होता है आपका जीवन स्तर। व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, इन 3 पैमानों के आधार पर जो है वो आपका HDR तैयार किया जाता है। इसी का हिस्सा, HDR का ही हिस्सा HDI है। यूपीएससी में पूछा गया था कि HDI कौन सी संस्था जारी करती है। अब एक बात जानिए, जो नीति आयोग है इसके जो इंडेक्स हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, या नीति आयोग से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित होता है वो कई बार पूछा जाता है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। किस लिए किया गया था, क्योंकि राज्य की सहभागिता को बढ़ाई जा सके, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। योजना आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता था, ये टॉप डाउन सिद्धांत पर कार्य करता था। नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता, बॉटम अप सिद्धांत पर कार्य करता। ठीक है, ये सहकारी संघवाद को जो है वो बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया। इसमें राज्यों की भागीदारी क्या है, अधिक है। आप जानिएगा, तो जो नीति आयोग की संरचना है इसमें अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एक होते हैं उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार से जो सुमन के बैरी थी, सुमन के बैरी के जगह पर अशोक कुमार लहरी को जो है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, सुमन के बैरी के जगह पर अशोक कुमार लहरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अशोक कुमार लहरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त और कौन सदस्य होते, तो जितने सारे राज्य हैं
सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके नीति आयोग का जो परिषद होता है उसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके जो होते हैं वो समिति के इसके परिषद के सदस्य होते हैं। और इसके अतिरिक्त एक सीईओ भी होती है, मतलब सीईओ भी होता है। सीईओ में भी परिवर्तन आया है। निधि छिब्बर जो है वो अभी निधि छिब्बर को अभी नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये दो नियुक्ति है, अशोक कुमार लाहिड़ी और निधि छिब्बर। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। जैसे पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो जैसे वीके सारस्वत साहब हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं, पॉल साहब हैं। ये जो हैं वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं अभी। और इसमें जो 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 मंत्री जो होते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसमें अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह साहब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ये शिवराज सिंह चौहान जो खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो इसके अभी पदेन सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो नीति आयोग है इसके द्वारा कुछ कुछ जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है। इसमें एक चीज है जिसको कहते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। और उसमें परिवर्तन करके अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शामिल किया गया, ठीक है। तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें 28 राज्य के 112 जिलों में ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। 28 राज्य के 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार से अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार का कितना जिला है? 13 जिला। बिहार के 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया। उसमें कटिहार हो गया, अररिया हो गया, खगड़िया हो गया, जमुई हो गया, सीतामढ़ी हो गया, नवादा हो गया। हाँ, इन सब जिलों को जो है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा। एक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। इसमें आकांक्षी ब्लॉक की बात करें तो इसमें अब 500 ब्लॉक को, मतलब पूरे भारत में 500 ब्लॉक शामिल किए गए। आकांक्षी जिला के तर्ज पर ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें बिहार के 27 जिले से 61 ब्लॉक को, बिहार से अगर पूछा जाए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार से 61 ब्लॉक है। कितने जिले से हैं लिए गए हैं? ये 27 जिला से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? तो ऐसे जिले, पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य से 112 जिले चुने गए, ऐसे जिले जिनमें सामाजिक सुविधा का स्तर जो हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, जीवन स्तर हो गया, वो औसत से निम्न दर्जे का है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है, जिसमें 28 राज्य के 112 जिले हैं, बिहार से 13 जिले हैं। अब आकांक्षी जिला के तर्ज पर ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें ब्लॉक की संख्या 500 है। बिहार से 61 ब्लॉक शामिल हैं, जो 27 जिले से लिए गए हैं। एक चीज है, इसको कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या करते हैं? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? तो स्कूल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए लेबोरेटरी स्थापित किया जाता है, जिससे जो है वो उनमें उद्यमिता का प्रोत्साहन मिल सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथ, स्टेम कहते हैं इसको, इसमें उनकी जागरूकता बढ़ सके, इस एजुकेशन को प्रोत्साहन मिल सके, इस उद्देश्य से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC, अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी हैं उनके स्तर पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग
जैसे आप जानते होइएगा, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है, इसमें की क्या स्थिति है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट